हेलो डियर स्टूडेंट, बेहतर रिजल्ट में आपका फिर से स्वागत है। आपकी तैयारी वो जोरों पे चल रही होगी, ऐसा हमको विश्वास है। उसी के आगे हम सब लोग भी एक प्रश्न को लेकर चलते हैं जो अनसॉल्व के सेट में 2017 में दिया गया है। और क्वेश्चन जो है वो आपकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी से बिलोंग करता है। अब ऐसे बात करें, अभी तक आपने मोलैरिटी की रिलेशन को आपने पढ़ा है कि मोलैरिटी किससे कहते हैं, तो मोलैरिटी में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो मोलैरिटी को अगर ऐसे प्रश्न देख रहे होंगे तो अपना छोटा सा फार्मूला लगाएंगे और मोलैरिटी के क्वेश्चन को तुरंत वहाँ पे सॉल्व कर ले जाएंगे, तो मोलैरिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब देखते हैं जो अगली कंसिडरेशन यूनिट आती है वो नॉर्मेलिटी की आती है। नॉर्मेलिटी आपकी बिलेन चैप्टर के लिहाजे से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मेलिटी में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रखे हुए हैं, जैसे कि आपको अणुभार निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। बेसिकली अणुभार तो निकालना आप लोग मोलैरिटी से ही सीख जाते हैं, लेकिन अब जो अगला टॉपिक में जुड़ता है इक्विवेलेंट वेट जुड़ता है। और इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड की नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट का बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी यौगिक का अणुभार निकालेंगे और उसमें ऊपर से एन फैक्टर मतलब नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन से भाग करेंगे। ये यूँ कहें कि उसमें नंबर ऑफ आयन से भाग किया जाएगा। अब नंबर ऑफ आयन के अगर बारे में बात करें तो नंबर ऑफ आयन जो होता है वो किसी भी यौगिक में धनायन एवं ऋणायन की संख्या बराबर होती है। या यूँ ऐसे कहें कि आपके बुक में जो लिखा होता है, बताया जाता है कि किसी यौगिक का तुल्यांकी भार यौगिक के अणुभार तथा बटे एन फैक्टर के बारे में बात किया जाता है। जैसे इसमें चलो बात करते हैं हम लोग, पर बेसिकली नॉर्मेलिटी शब्द जो लिया जाता है इसको हम व्यक्त करते हैं एन से। किसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। क्योंकि हमारा प्रयास क्या है कि कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट को दिया जाए। आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे तो उस क्वेश्चन में दिए गए डाटा को एनालिसिस करते हुए ये याद करेंगे कि कैसी कौन सी वैल्यू निकाली जाती है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि कॉन्सेप्ट पढ़ के उसको आप कंठस्थ करेंगे, कंठस्थ करने के बाद उसको अप्लाई करना सीखेंगे। अब आपको क्या करना है कि अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को उठाना है और उस प्रश्न के उस वाले प्रश्न को आप उठा के क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे एन जो होती है, अब इसको व्यक्त किससे करते हैं? एन से व्यक्त करते हैं। और एन से व्यक्त करते हैं तो इसका जो यूनिट होता है वो लिखा जाता है नॉर्मल। यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? नॉर्मल लिखते हैं। या इसी की दूसरी जो यूनिट होती है उसको बात करते हैं तो लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर। क्या लिखते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिखते हैं। अब जैसे कि अगर पूछे कि नॉर्मेलिटी की डिफिनीशन क्या होगी, तो जब नॉर्मेलिटी की अगर परिभाषा के बारे में बात करें हम लोग, तो नॉर्मेलिटी की परिभाषा बताता है, क्या बताता है कि पर लीटर कह रहा है, तो पर लीटर का मतलब कि उसका जो आयतन होना चाहिए कितना होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। बात समझिएगा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे कि किसी विलेन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलेन की नॉर्मलता, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी बोली जाती है, उसको नॉर्मेलिटी कहलाती है। नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता कहलाती है। तो देखो सीधे आपने यहाँ से यूनिट से आपने इसकी परिभाषा निकाली, अर्थात किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसकी संख्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। आशा है आप इस परिभाषा को समझ गए होंगे। अब जैसे बात करें इसमें कि इस प्रश्न को हमको हल कैसे करना है, तो प्रश्न को हल करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास सूत्र होता है अच्छा सा कि n = WA × 1000 अपान, अब यहाँ पे लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट्स के बाद लिखते हैं VML। ये आपकी छोटी सी पहल के साथ जो सूत्र है आपका, जहाँ पे आप बताते हैं कि W ये जो होता है
ये विलेय का भार होता है। क्या होता है? विलेय का भार होता है। और यहीं पे बात करें अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट की अगर बारे में बात करें, तो अभी तक के नॉर्मलिटी के अभी तक तो आप लोगों ने कंसंट्रेशन यूनिट में जब जहाँ पे मोलैलिटी पढ़ी उसी के क्रम में अगर बात करें हम लोग, तो अब अभी तक जो पढ़े थे आप वहाँ पे जब लिखते थे एमए को रखते थे, तो एमए बराबर क्या होता है? जिसका W/A बराबर जिसका भार उसी का अणुभार यहाँ पे रखा जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा फंडा चेंज हो रहा है। अब क्या करना है कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है ये विलेय का तुल्यांकी भार होता है या विलेय का ग्राम तुल्यांक होता है। विलेय का ग्राम तुल्यांक होता है। विलेय का ग्राम तुल्यांक होता है। और बात करते हैं VmL की, तो ये विलेयन का आयतन होता है भाई साहब। विलेयन का आयतन होता है। विलेयन का आयतन होता है। और ये तो पता है कि n बराबर क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है। अब तीन चीज़ें आपको पता है। तीन चीज़ों में क्या कि आपको पहले पता है कि जिसको जिसमें घोला गया, तो पहला काम आप क्या करेंगे कि आप 40 ग्राम NaOH को बताएंगे क्या? एक्ट एज सॉल्वेंट। और जो आपका 500 ml रखा गया है वो आपका कैसे काम करेगा? वो सॉल्यूशन की जैसे काम करेगा। किसकी जैसे काम करेगा? सॉल्यूशन जैसे काम करेगा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ तो निकल के आपके पास आ रही हैं कि पहला क्या कि आपको विलेय पता है और दूसरा आपको विलेयन पता है कि विलेयन कितना हो सकता है। लेकिन हमको पता क्या नहीं है, वो हमको पता है कि ग्राम तुल्यांक की संख्या हमको निकालना नहीं आता है। तो जब ग्राम तुल्यांक की संख्या हमको निकालनी नहीं आती है तो पहला अप्रोच क्या करेंगे कि ग्राम तुल्यांक संख्या निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? ग्राम तुल्यांक संख्या। अब ग्राम तुल्यांक संख्या का निकालना है किसी प्रश्न में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड याद करना हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड अगर याद करना हो तो लिखते हैं कि यौगिक का अणुभार, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, यौगिक का अणुभार, और यहाँ पे लिखते हैं एन फैक्टर। ये आपकी आधुनिक प्रणाली की परिभाषा है। यहाँ पे एन फैक्टर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। किसको दिखाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आयन को दिखाता है। तो अब ये वाला है कि आपके पास एक अच्छी सी डिफिनीशन हो जाती है। या इसका दूसरा अगर सूत्र लिखें तो लिखते हैं कि यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार भाग करेंगे किससे? यौगिक में उपस्थित, यौगिक में उपस्थित किससे? हाइड्रोजन आयन। क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन आयन। उससे भाग करते हैं। मेरे समझ में ये भी चलो आ रहा है, कोई बात नहीं। तीसरी जो परिभाषा निकल के आ रही है आपका, जो सबसे अच्छी परिभाषा होती है, इससे हर चीज़ आपका क्या होता है? क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर होगा आपका। इससे क्या होगा कि यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार, और ये अपनी परिभाषा होती है यौगिक में उपस्थित, यौगिक में उपस्थित धन आयन, धन आयन या ऋणायन की संख्या। हम इससे भाग कर सकते हैं। तो पहली डिफिनीशन जो आपकी निकल के आ रही है वो यौगिक के अणुभार के साथ में आ रही है। दूसरी जो निकल के आ रही है वो यौगिक के हाइड्रोजन आयन की संख्या के साथ में आ रही है। और तीसरी जो निकल के आ रही है वो निकल के क्या आ रही है कि यौगिक का अणुभार और उसके भाग किसमें करेंगे? धनायन या ऋणायन की संख्या से हम लोग क्या करेंगे? भाग कर देंगे। इतनी इसमें क्या होती है आपको जानकारी प्राप्त होगी। अब जैसे मान लिया जाए कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, एक प्रश्न यही लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल में रखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लिया गया कंपाउंड है, और उस कंपाउंड में उसका क्या याद करना है? हमको इक्विवेलेंट वेट याद करना है। क्या याद करना है? इक्विवेलेंट वेट याद करके रखना है। तो इक्विवेलेंट वेट याद करने के लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। अब NaOH का इक्विवेलेंट वेट कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जब इसका हम निकालेंगे, क्या यहीं पे निकाल लीजिए अब इसका निकालिए अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट आप यहीं पर निकाल लीजिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब अणुभार रखते हैं तो 11 दूना 22 और 1 23 रखा जाता है। 1105 पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 प्लस हाइड्रोजन कितना होगा? 1, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। तो बाबूजी इसका टोटल वेट जो हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो 40 आएगा। कितना आएगा?
40 आएगा। अब क्या होता है कि हमको क्या रखना है कि यौगिक में देखो लिखा है n फैक्टर, तो n फैक्टर का मतलब कि नंबर ऑफ आयन से, अब नंबर ऑफ आयन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि धनायन से भाग करना है कि ऋणायन से भाग करना है। तो अब यहाँ से एक दुविधा हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे हम बात करें तो लिखा है यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की संख्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लिखी हुई तीनों परिभाषाएं या तीनों सूत्र गलत है ना, आपको उसमें आपका दिमाग किस अप्रोच को प्राप्त करता है इसको आपको देखना है। जैसे मान लीजिए एन फैक्टर के बारे में बात हुआ, तो NaOH में अगर गए हम लोग एन फैक्टर निकालने के लिए, तो NaOH को जब आयनाइज किया तो Na प्लस में टूटा और OH किस में टूट गया, माइनस में टूट गया, टूटा। तो यहाँ पे किसी भी यौगिक का जब फॉर्मेशन होता है तो उस यौगिक के फॉर्मेशन के दौरान उसमें नंबर ऑफ आयन दोनों के बराबर होंगे और लेकिन विपरीत होंगे। तो उसमें जितना नंबर आप धनायन होगा तो नंबर आप ऋणायन होगा। तो या तो आप धनायन से भाग करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, या तो आप धनायन से भाग करेंगे या फिर आप ऋणायन से भाग करेंगे, धनायन या ऋणायन से। देखो तीसरी परिभाषा मैंने आपको लिखवाई यहाँ पे। तो अब H प्लस आयन, तो यहाँ पे देखो Na प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे OH माइनस लिखा है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, और स्टूडेंट कन्फ्यूज क्या होते हैं वो बताते हैं कि सर जब H प्लस आयन की संख्या दी ही नहीं गई तो उसमें भाग किससे करना है। बाबू मेरे H प्लस आयन के सदृश कोई भी धनायन अगर दिया हुआ है तो उससे हम भाग कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा की क्लियरेंस होगी। और तीसरी तो आपका क्रिस्टल क्लियर कर रहा है कि यौगिक में आपने अणुभार रखा और यौगिक में धनायन या ऋणायन से क्या करिए, भाग कर दीजिए, धनायन या ऋणायन से आप भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो या तो धनायन और या तो फिर ऋणायन, एक ही से करना है, धनायन से या ऋणायन से। तो यहाँ पे लिखा गया कि मॉलिक्यूलर मास इसका कितना है 40, और धनायन ऋणायन से अगर भाग किया गया तो धनायन ऋणायन की संख्या कितनी है, या तो धनायन या तो ऋणायन। तो जब 40 को भाग 1 से किया तो उसका मास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना जाएगा बाबूजी, 40 आएगा। अब देखो यहाँ पे हम इस सूत्र को इस पे रखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप लोग सोल्यूशन जो है इसका यहाँ पे है। अब सोल्यूशन में क्या कहता है कि WA का मान कितना दिया गया, 40 दिया गया, तो 40 हो गया। मल्टीप्लाई किससे किए गए, 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और इक्विवेलेंट वेट कितना रखा गया यहाँ पे, इसको बाबूजी हमने कितना रख दिया, 40 रख दिया। और सोल्यूशन कितना रखा गया, 500 रख दिया गया। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, एक 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 5 दूनी 10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 नॉर्मल आएगा, या फिर 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बात इसको समझिएगा। अब देखिए प्रश्न में नॉर्मलिटी भी याद करनी थी और मोलरिटी भी याद करनी थी। तो जब आयनों की संख्या सिर्फ एक है तो बताएंगे कि इस प्रकार के दिए गए यौगिक में अगर ऐसी कोई सांद्रता दी जाती है तो जिसकी जितनी नॉर्मलता होगी वही उसकी मोलरता भी कहलाएगी। क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास अगर 40 निकाला गया तो उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन की संख्या एक ही है, तो उससे भाग करेंगे तो वह उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही होगा। तो मोलरता में हम लोग क्या रखते हैं, अणुभार रखते हैं, क्या रखिएगा, और मोलरता में अणुभार रखा जाएगा और नॉर्मलता में उसका तुल्यांकी भार रखा जाएगा। और NaOH का जो अणुभार या तुल्यांकी भार है दोनों की मात्रा क्या है, समान है। दोनों की बात क्या होती है, समान होती है। इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, मोलैरिटी की बात करें, किसकी बात करें, मोलैरिटी की बात करें, तो इसी फार्मूले में हम लगाएंगे m बराबर WA इंटू 1000 बटे MA इंटू VML। और जब लगाया जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 40, और यहाँ पे कितना जाएगा 40, और VML कितना 500। कैंसिल आउट हुआ, 2 हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे 2 मोलर आएगा, वहाँ पे 2 नॉर्मल आ रहा था, यहाँ पे 2 मोलर या 2 मोल पर लीटर होगा, 2 मोल पर लीटर होगा। ये छोटा सा एप्लीकेशन रहा एक क्वेश्चन का, जिस क्वेश्चन में आप लोग ने देखा कि ये अनसॉल्व्ड सेट 2017 का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं, 2 नंबर में आ जाते हैं, 1 नंबर में आ जाते हैं। और इस क्वेश्चन के पीछे आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी विलेन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलेन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। तो एक छोटे से प्रश्न से हमने नॉर्मलिटी के कॉन्सेप्ट को समझा है। आप इस कॉन्सेप्ट के तहत इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं, या फिर अनसॉल्व्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको उतनी ही मदद मिलने वाली है। अगली कड़ी में हम लोग बात करेंगे इसी के एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्जन के क्वेश्चन को लेकर। अगले सेगमेंट में हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी प्रश्न में नॉर्मलिटी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम नॉर्मलिटी और मोलरिटी को एक साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसे हैं।
तो अगर प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन को भी मैंने 2017 के अनुसार से उठाया है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप इसको जान के रखिए। जो बच्चे आंसर सॉल्व कर रहे होंगे उनका अप्रोच बन भी रहा होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, कि जिसमें ये भी क्वेश्चन आपके अनसॉल्व 2017 का ही मैंने क्वेश्चन लिया। मैं सेट के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और लगातार मेरी जो पैनी नज़र है वो किस पे रखी है, न्यूमेरिकल पे रखी हुई है, कि न्यूमेरिकल से बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया जाए। अभी तक आपने पूरे साल में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल पढ़ा होगा, लेकिन अब उल्टा चलेंगे, न्यूमेरिकल के साथ में कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे, तो इससे आपका रिवीजन लगातार होता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ऐसे प्रश्न दे दिया है कि 96% बेट बाई बेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा है का अपेक्षिक घनत्व 1.84 है। कितना दिया गया है? 1.84 दिया गया है। तो इस अम्ल की मोलरता एवं नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नॉर्मलता एवं मोलरता ज्ञात करनी। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे प्रश्न में हम लोग पहले तो मोलरता निकालेंगे। तो मोलरता निकालने का तो आपके पास अच्छा सा ट्रिक है, मैंने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी है कि अगर किसी प्रश्न में मोलरिटी ज्ञात करना जिसमें घनत्व दे दिया गया है तो उसके क्वेश्चन को आप उस सूत्र से ज्ञात कीजिए, m बराबर 10dx/मॉलिक्यूलर वेट से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात कहाँ पर होती है कि हमारा फोकस है नॉर्मलिटी पर। किस पर फोकस है? नॉर्मलिटी पर। आपने भी बताया कि सर नॉर्मलिटी का जो मात्रक होता है वो या तो वो नॉर्मल हो जाता है और या फिर वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में व्यक्त करते हैं। हमने कहा चलिए ठीक। अब नॉर्मलिटी के प्रश्न में अगर घनत्व दिया गया है, अगर नॉर्मलिटी के प्रश्न में नॉर्मलिटी के देखिए कॉन्सेप्ट को हम आपके साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। अगर नॉर्मलिटी के प्रश्न में घनत्व दिया जाए, घनत्व दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग? हम करेंगे क्या? फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? n इक्वल टू 10 इंटू डी इंटू एक्स अपान मॉलिक्यूलर वेट। या यू फार्मूले को अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसे भी समझिएगा कि 10 इंटू डी इंटू डब्ल्यू ए अपान यहाँ पे रख सकते हैं क्या? एम में रख सकते हैं। तो जिसका भार उसी का भार। सॉरी रुक जाइए, यहाँ पे नॉर्मलिटी याद करेंगे आप लोग तो मॉलिक्यूलर वेट नहीं रखेंगे आप, यहाँ पे उसका रखेंगे क्या? इक्विवेलेंट वेट रखेंगे। क्या रखेंगे? इक्विवेलेंट वेट रखेंगे। इक्विवेलेंट वेट रखेंगे। तो अभी तक हमने देखो NaOH की इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात किया, तो हमने कहा नंबर ऑफ आयन से आप भाग करिए तो आपको थोड़ा सा सरल लगा होगा, उसको आप तुरंत याद कर लिए गए होंगे। अब अगर इसी में अगर बात करें इधर मोलरिटी के बारे में बात करें तो m बराबर हमको सूत्र पता है 10 इंटू डी इंटू एक्स अपान एम में। तो 10, अब d का देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्वेश्चन दोनों तरीके से लगने जा रहा है। आप मोलरिटी के भी प्रश्न को साथ में लेकर चलेंगे और नॉर्मलिटी के भी प्रश्न को साथ में लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ पर 10 और यहाँ पर डेंसिटी कितनी दी गई है? देखिए आपेक्षिक घनत्व का मान दिया है 1.84, तो यहाँ पे रखेंगे 1.84 इंटू कितना दिया गया है? 96, तो लिख दिया 96 अपान यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग? भाग करेंगे किससे? 98 से। अब सबसे बड़ी बात है 98 कहाँ से है? तो 98 आने का मतलब ये हो गया कि आप H2SO4 का क्या निकालें? अणुभार निकाल रहे हैं। तो H2SO4 का अणुभार मैंने पिछली क्लास में निकाल के आपको दिया कि 2 इंटू 1 प्लस 32 और प्लस 64 इसको टू कितना हो जाएगा? ये 98 होगा। तो यहाँ पर हमने 98 रखा तो ये हो जाएगा 18.4 इंटू 96 अपान 98। तो भैया बहनों इस क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे, इसका आंसर आप लोग याद करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना हो रहा है। अब हम बात करते हैं नॉर्मलिटी में, जो हमारा मेन फोकस है। नॉर्मलिटी याद करने के लिए हमको क्या निकालना है? इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। किसका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 का। और जब H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सबसे पहले आप इसको आयनाइज कर दीजिए। तो जब इसको आयनाइज करेंगे तो यहाँ पे देखो यौगिक अगर ऐसे दिया होगा तो इसको आपको आयनाइज करना ही पड़ेगा। जब तक आयनाइज नहीं करेंगे तब तक आपके इलेक्ट्रॉन निकलने वाले नहीं है, और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो उसके आपकी आयन की पुष्टि नहीं हो सकती। आप इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे जब इसको आयनाइज किया गया तो ये निकला 2H प्लस SO4 डबल माइनस। सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना? डबल माइनस होता है, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर एक H प्लस चार्ज, तो दो हाइड्रोजन के ऊपर 2H प्लस चार्ज हो जाएगा।
बात हमारी समझ रहे हैं ना आप लोग। तो 2H प्लस चार्ज यहाँ पे हो गया। अब इसका जब अणुभार निकाला गया तो अणुभार अभी देखो यहाँ पे निकाला हमने, ये आपने इसका रखा कितना 98, तो इक्विवेलेंट वेट आप H2SO4 रखेंगे तो लिखा जाएगा यहाँ पे यौगिक का अणुभार, जो हमारी डिफिनीशन है जिसके तहत हम चल रहे होते तो लिखेंगे यौगिक में उपस्थित, ये यौगिक लिखा हुआ है, यौगिक में उपस्थित धन आयन या ऋणायनों की संख्या से भाग करेंगे। तो धनायन ऋणायन की संख्या से अगर भाग करेंगे तो H2SO4 का अणुभार कितना हुआ 98 हुआ। और भाग किससे करेंगे यहाँ पे, भाग यहाँ पे करेंगे इससे हम किसे नंबर ऑफ आयन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आयन की संख्या कितनी 2 दिख रही है, या ऋणायन की संख्या लिखी है तो सल्फेट आयन की संख्या कितनी है 2। तो यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 49 आएगा। तो जब फार्मूले में आप रखेंगे तो क्या हो गया आपका कि 10 इंटू डेंसिटी कितनी 1.84 और WA का मान कितना 96 और इक्विवेलेंट वेट का मान कितना आता है 49, कितना आएगा 49 आएगा। तो अब फिर इसमें भी क्या करेंगे हम कि n इक्वल टू 18.4 इंटू 96/49 कर देंगे। भैया इसके भी क्वेश्चन के आपको क्या करना है, आपके इसके सॉल्यूशन को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। देखिए जब आप किसी भी प्रश्न को हल करते हैं, जैसे ऐसे मैंने इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन वैल्यू को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, तो जब आप इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमें लगता है कि आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा है। और आपने हमारी पूरी वीडियो को देखने का मतलब ये होता है कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड निकल के आता है, जिसमें इस क्वेश्चन को आपने हल किया तो आपके अप्रोच के बारे में पता चलता है और उस अप्रोच से हमको सब लोगों को क्या मिलती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। जैसे नए नए क्वेश्चन के नए नए कंटेंट लेके आते हैं कि बच्चे कहाँ फंस सकते हैं। इस वजह से कि प्री बोर्ड चल रहा है तो प्री बोर्ड में भी देखा गया है रिसेंटली कि 10 से 12 नंबर सोल्यूशन से पूछे गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नॉर्मेलिटी के होते हैं, मोलरिटी के होते हैं, मोल फ्रैक्शन के होते हैं, पीपीएम के क्वेश्चन दिए जाते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन दिए जाते हैं। पीपीएम और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम लोग अगली वीडियो में शूट करेंगे और उस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, अधिकाधिक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाई जाए। तो अभी आज की जो क्वेश्चन थे, अभी आपके इसमें नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि सामान्य नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में क्या हो सकता है, सामान्य नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन में क्या हो सकता है। अगर नॉर्मेलिटी के प्रश्न में डेंसिटी दे दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो अगर नॉर्मेलिटी वाला दिया जाएगा तो इसकी इस सूत्र को आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे तो इसको आप तुरंत हल कर सकते हैं। बात हमारी समझ रहे हैं आप लोग को हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप तुरंत इसको हल कर ले जाएंगे। मेरा पूर्ण प्रयास ये है कि न्यूमेरिकल से आप लोग अपना कॉन्सेप्ट तैयार करिए, आपकी थ्योरी अपने आप तैयार हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, देखिए हमने कोई रट के हम आपको यहाँ पे थ्योरी नहीं बता रहे हैं, हमने इसी की परिभाषा को, इसी को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसी के मात्रक से हमने क्या किया था, आपकी परिभाषा को तैयार किया। तो आप परिभाषा को तैयार करना है तो उसके मात्रक को याद करिए और ये मात्रक से आप तोड़ के उसकी परिभाषा को आप क्लियर कर सकते हैं। अब परिभाषा क्लियर हो गई, मात्रक क्लियर हो गया तो फार्मूला अपने आप अपने दिमाग में बैठता हुआ चला जाएगा और फार्मूला को अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया तो न्यूमेरिकल में आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे जो द्वारा दिए गए नॉर्मेलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न के क्वेश्चन हैं वो ऐसे आप हल कर सकते हैं। आप मोलरिटी के क्वेश्चन हल करेंगे उसमें अणुभार निकालेंगे, नॉर्मेलिटी के प्रश्न हल करेंगे उसमें आप क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार निकालेंगे। अब तुल्यांकी भार से रिलेटेड जितने भी फार्मूले आपको लगाने हैं उसमें सबसे अच्छा फार्मूला आपका एक ये है और एक फार्मूला हमने आपको और बताया कि n बराबर WA इंटू 1000 अपान इक्वलेंट वेट इंटू VML। ये भी सूत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे 2 सूत्र आपको यहाँ पे बताए गए। अगली वीडियो में हम लोग आपको मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। आशा है कि आप इस वीडियो को आप अच्छे से समझे होंगे और हम ये भी आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से संतुष्ट भी होते होंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब किया करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। खासकर आप जो आंसर हम छोड़ रहे होते हैं उस आंसर को कैलकुलेट करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।